हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस किसे कहते हैं, किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके किसी भी इक्वेशन का हम लोग हर एक टर्म का डायमेंशंस फाइंड आउट करते थे। आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आखिर उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का यूज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। आखिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का यूज़ क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डायमेंशन इज यूज्ड इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूलाए एंड ऑल्सो इन द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाए। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का यूज़ ये है कि हम लोग किसी भी फॉर्मूला का करेक्टनेस चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के आधार पे। और हम लोग किसी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कि किस तरह से किसी फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है। समझ में आ रहा है? यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ है किसी भी फॉर्मूला का करेक्टनेस को चेक करना। दूसरा, कोई भी फॉर्मूला जो नया फॉर्मूला बनता है वो डिराइव कैसे होता है, वो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के आधार पे देखते हैं। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से करेक्टनेस और किस तरह से डेरिवेशन किसी भी फॉर्मूला का किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग चेक करेंगे। हम लोग क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन बराबर करेंगे राइट साइड में जो क्वांटिटीज हैं उसके डायमेंशन के बराबर। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि दोनों तरफ डायमेंशन सेम आते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग जान रहे हैं v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो यदि हम इसका करेक्टनेस चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, या फिर राइट हैंड का डायमेंशन जो होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए ध्यान से। एलएचएस में हमारे पास है v, और v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT माइनस 1। ठीक है ना। अब हम लोग RHS का डायमेंशन चेक करते हैं। RHS में मेरे पास क्या है, U प्लस ए टी। तो U का हम लोग डायमेंशन जानते हैं LT माइनस 1, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का LT माइनस 1। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT माइनस 2, LT माइनस 2। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये हो जाएगा LT माइनस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, LT माइनस 1, सॉरी यहाँ माइनस 1 होगा, माइनस 1, और ये भी क्या है, LT माइनस 1। तो इसका टोटल डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT माइनस 1। अब 2LT माइनस 1 मत लिखिएगा। ठीक है, डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका, LT माइनस 1। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है कि LHS बराबर क्या हो जा रहा है, RHS। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as। तो LHS में हमारे पास है v स्क्वायर मतलब v का डायमेंशन LT-1 और इसका स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये L स्क्वायर T-2। कितना हो जाएगा ये L स्क्वायर T-2। RHS में देखते हैं हम लोग, RHS में क्या है मेरे पास u स्क्वायर प्लस 2as। तो u स्क्वायर का हो जाएगा LT-1 का होल स्क्वायर। फिर 2 का कोई डायमेंशन होता नहीं है। अब बचा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2 और s का डायमेंशन होता है, s डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा क्या l। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर T-2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा L स्क्वायर T-2 और इसका डायमेंशन देखा जाता है तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर T-2। तो यहाँ क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं, है ना। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा कि वो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, इसमें पॉज करके उतार लीजिएगा। ठीक है, जिससे मेरे पास है F इज इक्वल्स टू MA। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन, इसका करेक्टनेस चेक करना है। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS में हमारे पास क्या है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है MLT-2। राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या है मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन होता है L और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। तो देख सकते हैं यहाँ LHS बराबर क्या है RHS। LHS बराबर क्या है RHS। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास है टाइम पीरियड। ठीक है, 2 पाई इज इक्वल टू √L/g। L हमारा लेंथ है, g मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, L क्या है लेंथ है और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चेक करते हैं, LHS में हमारे पास है टाइम पीरियड, टाइम का डायमेंशन कितना होता है t। RHS में मेरे पास है 2 पाई √L/g। 2 पाई का तो कोई भी डायमेंशन होता नहीं, लेंथ का डायमेंशन कितना होगा L और g का डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। L से L कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा मेरे पास t², और जब ये बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा t। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या है RHS। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग करेक्टनेस चेक करते हैं किसी भी इक्वेशन का, और ये हमको कौन बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पे हम लोग चेक करते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर से हम एक बार बता देते हैं, कहता यह है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इन ए गिवन इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम, यानी किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सारे का डायमेंशन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और उसी के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं करेक्टनेस चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग करेक्टनेस चेक करते हैं। एक दो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए जिसका आप लोग करेक्टनेस चेक कीजिएगा। F इज इक्वल टू mv²/r। दूसरा, F इज इक्वल टू g m1m2/r²। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग डील कर लीजिएगा कि किस तरह से इसको करेक्टनेस चेक किया जाता है। एक और चेक कर लीजिएगा जिससे आप S इज इक्वल टू ut + ½ AT²।
ठीक है, इसका भी आप चेक कीजिएगा डायमेंशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हमको पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चंस का दैट मीन्स इक्वेशन का करेक्टनेस चेक किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेरिवेशन किया जाता है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल moving uniformly in a circle may depend upon mass m, velocity v and radius r of the circle। ठीक है, आपको निकालना है क्या है, डिराइव द फॉर्मूला of 4F using the method of डायमेंशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसी पार्टिकल पर लग रहा है, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस ऑफ द सर्कल पर। तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स F का क्या करना, हमको दैट इज फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो देख रहे हैं कि किस पे डिपेंड यहाँ कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो लेट हम लोग सोल्यूशन इसका करते हैं। लेट मान लेते हैं कि F इज इक्वल्स टू क्या है, K, और मास का पावर क्या है, X, V का पावर क्या है, Y, और R का पावर क्या है, Z। अब मान के चलते हैं कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। हमको ये पता नहीं कि मास का स्क्वायर होगा कि वेलोसिटी का स्क्वायर होगा कि रेडियस का स्क्वायर होगा, क्या होगा हमको ये पता नहीं है, लेकिन किसी तरह तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिराइव इस तरह से करते हैं कि क्या करेंगे कि जो फोर्स है उसका डायमेंशन और इधर जो मेरा क्वांटिटी है इसका डायमेंशन आपस में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमारा डेरिवेशन का फॉर्मूला, दैट मीन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मान के चलते हैं कि दैट मीन्स डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा आपका MLT-2, K कोई कांस्टेंट है। ठीक है, और मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा, M का पावर X, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा LT-1 का पावर Y, और रेडियस का डायमेंशन हो जाएगा L और इसका पावर क्या हो जाएगा, Z। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो MLT-2 और यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, M का पावर X और L का पावर कितना हो जाएगा, इसका Y और इसका Z कितना हो जाएगा, Y प्लस Z, और T का पावर कितना हो जाएगा, माइनस Y। यहाँ क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग
on equating the powers पावर को क्या करेंगे, इक्वेट्स करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहाँ m का पावर 1 है और यहाँ क्या है m का पावर x, इस आधार पे x का वैल्यू कितना निकल गया 1। यहाँ देखा जाए तो l का पावर 1 है और इस साइड देखा जाए तो l का पावर क्या है y प्लस z। तो यहाँ से y प्लस z का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ देखा जाए t का पावर -2 है और यहाँ t का पावर -1 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ से -y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर y का वैल्यू 2 हो जाएगा तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। z का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। z का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन यानी ये इक्वेशन 1 है उसमें पुट कर देंगे x y z का वैल्यू। याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 1। तो यहाँ से f इज आ जाएगा m, इसका पावर कितना है x का वैल्यू कितना है 1, तो m का पावर 1 हो गया। v का पावर y है तो v का पावर कितना हो जाएगा 2 और r का पावर कितना है z है तो z का वैल्यू कितना है -1। इसलिए यहाँ से फॉर्मूला निकल के मेरा आ गया mv² बाई r, और हम लोग जानते हैं mv² बाई r ही क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग डायमेंशंस का यूज करके फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अगर देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंड है, रेडियस पे डिपेंड है, हमको नहीं पता है कि उसका पावर्स क्या है। हम लोग जानते हैं डायमेंशंस आर द पावर्स, तो पावर क्या है हमको पता नहीं है। तो पावर मान लेंगे x, y और z। उसके बाद से दोनों तरफ डायमेंशंस लिखने का कोशिश करेंगे। डायमेंशन लिखने के बाद सारे जो डायमेंशंस हैं उनका पावर्स को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे इक्वेट करेंगे और x, y, z का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और फिर जो x, y, z का वैल्यू जो निकलेगा वो इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे पुटअप कर देंगे k का वैल्यू 1 लेके। तो हमारा फॉर्मूला निकल गया क्या mv² बाई r। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको एक क्वेश्चंस देते हैं, आप उसको ट्राई कीजिए कि बनेगा या नहीं। पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और आपको हिंट में दे दिया है कि v क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का पावर a और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e का पावर b। इक्वेशन हो गया है v इज इक्वल्स टू k रो का पावर a e का पावर b, ठीक है। याद रखिएगा v यहाँ हमारा क्या है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी। e हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो है डेंसिटी, क्या है डेंसिटी, ठीक है। आपको ये डिराइव करना है इसका फॉर्मूला कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। आंसर इसका आना चाहिए, आंसर है इसका v इज इक्वल्स टू रूट अंडर e बाई रो, v इज इक्वल्स टू रूट अंडर e बाई रो, ठीक है। बना लीजिएगा इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।